नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत। मैं हरिकृष्ण आर्य एक बार फिर आप लोगों के सामने गणित की पेडागोजी लेकर आया हूं दोस्तों, है ना। मैथ की पेडागोजी है, जो जितने भी टेट एग्ज़ाम हैं इनमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं, है ना। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को किसी ना किसी एग्ज़ाम के में आए हुए हैं, है ना। तो दोस्तों, जो भी मध्य प्रदेश वर्ग 3 की तैयारी कर रहा है तो वो उसे ध्यान से देखें, है ना। तो इससे पहले यदि तक आप लोग अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। तो दोस्तों, हम आज का शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया है। आपको बताना है कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया है। एकांकी, सतत, उपयोगी, अनुपयोगी। तो आप लोग बताना दोस्तों, कैसा है कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन सतत प्रक्रिया है। देखिए, मूल्यांकन सतत प्रक्रिया है ना, ये हमेशा चलती रहती है, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, निम्न में से क्या मूल्यांकन का सोपान नहीं है। देखिए, आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सा मूल्यांकन का सोपान नहीं, मतलब मूल्यांकन का एक वो नहीं है, ठीक है। अधिगम अनुभव की योजना बनाना, ठीक है। शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करना, शिक्षण उद्देश्यों को परिभाषित करना, उपरोक्त सभी। तो आप लोगों को क्या बताना है कि मूल्यांकन का इसमें से कौन सा सोपान नहीं है। तो देखिए, अधिगम अनुभव की योजना बनाना ये भी है, शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करना ये भी है, शिक्षण उद्देश्यों को परिभाषित करना ये भी है। तो उपरोक्त में से उपरोक्त सभी, मतलब इनमें से कोई नहीं है। समझ में आ गई ना दोस्तों, ये सभी मूल्यांकन के सोपान है ना, मूल्यांकन के सोपान है ना। इनमें से ऐसा कोई नहीं है जो सोपान नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, एक अच्छी परीक्षा का लक्षण नहीं है। एक अच्छी परीक्षा का लक्षण नहीं है, क्या लक्षण नहीं है। आसान स्तर, विश्वसनीयता, वैधता, व्यापकता। तो आप लोग बताना है एक आसान परीक्षा का क्या स्तर नहीं है। तो देखिए, आसान स्तर ये भी ठीक है, क्योंकि कुछ इजी होता है, कुछ कठिन होता है, कुछ उससे कठिन, है ना। ये परीक्षा का सोपान होता है। विश्वसनीयता, तो ये तो बहुत ज़रूरी है ना। वैधता, ये बहुत ज़रूरी है। व्यापकता, तो ये सही आंसर क्या है इसका, व्यापकता नहीं है इसका, है ना। एक अच्छी परीक्षा का लक्षण क्या नहीं है दोस्तों, व्यापकता, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया दोस्तों, निम्न में से क्या मूल्यांकन की एक प्रवृत्ति है। लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा, यह सभी। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या है, यह सभी, है ना। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन था दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन दिया है, गणित शिक्षण में मूल्यांकन की प्रक्रिया है। तो आप लोग बताना है गणित जो शिक्षण है उसमें मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या है। प्रश्नावली, साक्षात्कार, पड़ताल सूची, यह सभी, है ना। तो देखने से ही आंसर लग रहा है। देखिए, क्या है, लिखित परीक्षा मूल्यांकन की प्रक्रिया। मूल्यांकन की प्रक्रिया कौन सी है, आप लोग बताना। मूल्यांकन की प्रक्रिया कौन सी है, प्रश्नावली, ठीक है, ये भी ठीक है। साक्षात्कार, ये भी सही है। पड़ताल, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी, इसका आंसर क्या रहेगा, उपरोक्त सभी। हम आज क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों मूल्यांकन से संबंधित, है ना। तो मूल्यांकन संबंधित जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो सारे क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया है, मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। निम्न में से यह कथन किसका है। तो आप लोगों को बताना था कि कथन है और उसके नीचे मनोवैज्ञानिक दिए हैं ना, गणितज्ञ दिए हैं। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। ये दिया है कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी वस्तु का हम सही ढंग से क्या कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं। निम्न में से यह कथन किसका है। गुड्स का, डंडेकर का, स्किनर का, जीन पियाजे का, है ना। तो आप लोगों को बताना दोस्तों किसका है ये। तो ये है गुड्स का, है ना। गुड्स का मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम सही ढंग से किसी वस्तु का मापन कर सकते हैं। देखिए, किसी वस्तु का भी मापन कौन करेंगे, गुड्स करेंगे, है ना। तो गुड, ये ऐसे याद रख लो। गुड़ क्या है, गुड़ भी एक वस्तु है, गुड़ भी एक क्या है, वस्तु है। तो ये किसकी बात करेगा, एक वस्तु के मापने की। या गुड़ को किस में न मापा जाता है, गुड़ को मापने की आवश्यकता होती है ना। तो इस तरीके से किसी भी ट्रिक लगाकर हम इसको याद कर सकते हैं ना दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन दिया है, गणित शिक्षण में मूल्यांकन का क्या एक उद्देश्य नहीं है। तो आप लोगों को बताना है कि गणित शिक्षण में मूल्यांकन का क्या एक उद्देश्य नहीं है। देखिए, पाठ्यक्रम में आवश्यकता अनुसार बदलाव, तो ये तो है दोस्तों। इसके बाद देखेंगे, बालकों के व्यवहार के साथ छेड़छाड़ करना, है ना, ये नहीं है। नवी शिक्षण विधियों की खोज करना, ये भी है। बालकों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना, ये भी है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, बालकों के साथ छेड़छाड़ करना, है ना। ये पाठ्यक्रम का सिद्धांत नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन दिया है, गणित शिक्षण में मूल्यांकन निम्न में से किस उद्देश्य की पूर्ति करता है। देखिए, जो गणित शिक्षण है उसमें मूल्यांकन किस उद्देश्य की पूर्ति करता है, ये आप लोगों को बताना है ना। किस करता है, शिक्षण व्यू रचना का विकास करना, बालकों को सीखने का उत्तम तरीका बताना,
उपचारात्मक शिक्षण पर बल देना, उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों क्या हो सकता है, शिक्षण व्यूह रचना का विकास करना, तो ये भी है बिल्कुल। बालकों को सीखने का उत्तम तरीका बताना, ये भी है दोस्तों। उपचारात्मक शिक्षण पर बल देना, है ना, यदि मान लो किसी से कुछ नहीं आता तो उसे उपचार करो, ठीक है ना, तो ये उपरोक्त सभी, इसका आंसर भी क्या रहेगा दोस्तों, उपरोक्त सभी। देखिए दोस्तों मैं इससे पहले भी बोल सका हूँ कि यदि शिक्षा मनोविज्ञान है ना, तो उसमें हमें क्या याद रखना है, जो शिक्षा शास्त्र है, पेडागोजी है, उसमें यदि उपरोक्त सभी होता है तो 90% आंसर वही सही होता है ना। यदि आप लोग उसको कुछ नहीं बन रहा, उपरोक्त सही है, तो आप बेधड़क होकर आप उपरोक्त सही पर टिक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है, मूल्यांकन क्या है। आप लोगों को बताना मूल्यांकन है क्या। बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन लाना, विद्यालय की सुंदरता को बढ़ाना, एक व दो, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप लोगों को बताना मूल्यांकन है क्या। तो आप लोगों को देखिए देखने से ही पता चल रहा है कि बच्चों के व्यवहार में, बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन लाना, यही मूल्यांकन है। विद्यालय की सुंदरता बढ़ाना ये गलत है ना, एक और दो तो है ही नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या है, बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन लाना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया है कि बच्चों के वर्गीकरण और कक्षा उन्नयन के लिए निम्न में से कौन सा मूल्यांकन अति आवश्यक है। देखिए बच्चों के वर्गीकरण और कक्षा उन्नयन के लिए, मतलब कक्षा की उन्नति के लिए निम्न में से कौन सा मूल्यांकन अति आवश्यक है। व्यापक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन, व्यक्तित्व मूल्यांकन। तो दोस्तों आप लोगों को बताना है कौन सा मूल्यांकन आवश्यक है, तो आप लोगों को बताना पड़ेगा, है ना। तो देखो बच्चों को वर्गीकृत करना मतलब अलग अलग सेक्शनों में बांटना है ना, और कक्षा में उन्नति के लिए निम्न में से कौन सा मूल्यांकन आवश्यक है, अति आवश्यक है। देखो व्यापक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन, व्यक्तित्व। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, व्यापक मूल्यांकन। फिर हम उसका क्या करेंगे, उनका व्यापक मूल्यांकन करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है, गणित में मूल्यांकन की क्या एक तकनीक नहीं है। तो आप लोगों को बताना है गणित में मूल्यांकन की क्या एक तकनीक नहीं है। देखिए प्रेक्षण तकनीक, अंक अनुसूची, साक्षात्कार, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को बताना क्या है इसमें। देखिए प्रेक्षण तकनीक भी नहीं होती, अनुसूची भी नहीं होती, साक्षात्कार भी। गणित का मूल्यांकन क्या एक तकनीक नहीं है, सॉरी, प्रेक्षण तकनीक भी होती है ना, अनुसूची भी होती है और साक्षात्कार भी होती है, तो इनमें से कोई नहीं है ना, ये चारों ही होती हैं, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है, विचार विमर्श का महत्व है। देखिए विचार 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 विमर्श का क्या महत्व है, लिखित परीक्षाओं में, मौखिक परीक्षाओं में, प्रयोगात्मक परीक्षाओं में, ये सभी में विचार विमर्श का क्या है इसमें दोस्तों बताना आप लोगों को। तो विचार विमर्श का, विचार करेंगे और विमर्श करेंगे तो ये किस में होता है, ये मौखिक परीक्षाओं में। तो मौखिक परीक्षाओं में आपको सोच समझने की बिल्कुल छूट दी जाती है, बोलने की पूरी छूट दी जाती है ना तो लिखित परीक्षा में दी जाती है। लिखित परीक्षा में जो आपसे क्वेश्चन पूछा वही लिखना है ना, प्रयोगात्मक में जो दिया है वही प्रयोग करना है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये कौन सा होता है, मौखिक परीक्षा में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन दिया है, छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धियों का पता लगाने का सर्वोत्तम उपाय है। देखिए छात्रों में जो शैक्षणिक उपलब्धियां उनका पता लगाने का सर्वोत्तम उपाय क्या है, मापन, मूल्यांकन, लिखित परीक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए छात्रों की जो शैक्षणिक उपलब्धियों का पता लगाने का सर्वोत्तम उपाय क्या है, तो मापन भी हो सकता है, मूल्यांकन भी हो सकता है, लिखित परीक्षा भी हो सकती है। तो आप लोगों को इसमें से सबसे सटीक कौन सा आंसर है, देखिए मापन और लिखित परीक्षा ये तो है, और मेन है मूल्यांकन। इसका हम जब मूल्यांकन करें तभी हम उसकी शैक्षणिक उपलब्धियों का पता लगा सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, मूल्यांकन, है ना। देखिए शिक्षा विधि में जो शिक्षा शास्त्र है ना, पेडागोजी है, उसमें जो सटीक आंसर रहता है, जो सबसे ज़्यादा है ना, जिसकी संभावना रहती है वो आंसर सही माना जाता है। वैसे उसमें चारों ऑप्शन सही ले रहते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सटीक रहे उसको हम टिक लगाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है, महोदय समरफील्ड ने मूल्यांकन की कितनी मान्यताओं का वर्णन किया था। देखिए जो महोदय समरफील्ड गणितज्ञ थे उन्होंने मूल्यांकन की कितनी मान्यताओं का वर्णन किया था। तो आप लोग बताना 4, 6, 8, 10। तो आप लोगों को बताना दोस्तों क्या था इसका। तो महोदय समरफील्ड ने कितनी इसका किया था, तो 8 का किया था। महोदय समरफील्ड द्वारा 8 मूल्यांकन की मान्यताओं को वर्णन किया था। तो आप लोगों को ध्यान रखना दोस्तों कितना है, 8 मूल्यांकन की, ठीक है ना, मान्यताओं को वर्णन किया था। किसने किया था, समरफील्ड द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन दिया है, निम्न में से क्या प्रयोजना विधि का एक सिद्धांत नहीं है। आप लोगों को बताना है निम्न में से कौन सा एक प्रयोजना विधि का सिद्धांत नहीं है। देखिए क्रियाशीलता, वास्तविकता, उपयोगिता, मूल्यांकन। तो आप लोगों को बताना दोस्तों क्या है इसका आंसर क्या है। देखिए क्रियाशीलता भी होती है प्रयोजना का, वास्तविकता भी होती है और उपयोगिता भी होता है। इसका क्या नहीं होता, मूल्यांकन नहीं होता है ना, सिद्धांत नहीं है। क्या नहीं है इसका सिद्धांत, मूल्यांकन नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है, अधिगम अनुभव की योजना बनाने से पूर्व आवश्यक है कि अनुभव
है ना। अधिगम अनुभव की योजना बनाने से पूर्व आवश्यक है कि अनुभव कैसा हो, पर्याप्त हो, परिपक्वता के अनुकूल हो, संतोषप्रद हो, यह सभी हो, है ना। तो अधिगम के अनुभव की योजना बनाने से पूर्व, है ना, पूर्व आवश्यक है कि कैसा होना चाहिए अनुभव, पर्याप्त हो, परिपक्वता के अनुकूल हो, संतोषप्रद हो, यह सभी हो। तो आंसर क्या रहेगा इसका दोस्तों, आप लोगों को बताना है। इसका आंसर रहेगा 4 नंबर, 4 नंबर रहेगा। देखिए, पर्याप्त भी होना चाहिए, परिपक्वता के अनुकूल भी होना चाहिए और संतोषप्रद भी होना चाहिए, तभी अधिगम के अनुभव की योजना बनाई जा सकती है ना। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है, गणित शिक्षण में मूल्यांकन किया जाना चाहिए। क्वेश्चन दिया है, गणित शिक्षण में मूल्यांकन किया जाना चाहिए सीखने के अनुभव प्रदान करते समय, है ना, उद्देश्यों को स्पष्टीकरण करते समय, उद्देश्यों का स्पष्टीकरण तथा अनुभव प्रदान करने के बाद में, उपरोक्त सभी स्तरों में, है ना। तो दोस्तों आप लोगों को बताना है कि कब मूल्यांकन करना चाहिए। देखिए, सीखने के अनुभव प्रदान करते समय भी करना चाहिए, उद्देश्यों का स्पष्टीकरण करते समय भी करना चाहिए, उद्देश्यों का स्पष्टीकरण और अनुभव प्रदान करने के बाद भी करना चाहिए, उपरोक्त में से सभी स्तरों पर, उपरोक्त में से सभी स्तर में मूल्यांकन करना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है, मूल्यांकन परिणामों के आधार पर छात्र के संबंध में पूर्ण सार्थकता के साथ भविष्यवाणी की जा सकती है, यह कथन से आप क्या समझते हैं, कथन से आप, ठीक है ना। देखिए एक बार और, मूल्यांकन परिणामों के आधार पर छात्र के संबंध में पूर्ण सार्थकता के साथ भविष्यवाणी की जा सकती है ना। इस कथन से आप क्या समझते हैं, पूर्णतः सहमत हैं, आंशिक रूप से सहमत हैं, सहमत नहीं हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता, है ना। तो दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि जो मूल्यांकन के परिणाम के आधार पर छात्र के संबंध में पूर्ण सार्थकता, तो हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, है ना। तो ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, जब हम छात्र का मूल्यांकन करते हैं तो उस टाइम ही पता चल जाता है कि छात्र किस तरीका का है ना। छात्र होशियार है ना, कि थोड़ा सा अल्प बुद्धि वाला है, इस तरीके का जो भी रहता है वो हम मूल्यांकन से पता कर लेते हैं। तो ये भविष्यवाणी कब की जा सकती है, कथन कैसा है, पूर्णतः सहमत हैं। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है, एक अध्यापक अपनी कक्षा में छात्रों को त्रिभुज की रचना संबंधी प्रश्न हल करवाता है ना। वह कक्षा में किस क्षेत्र से संबंधित शिक्षण कार्य कर रहा है। देखिए दोस्तों, एक अध्यापक है ना, एक टीचर है, अपनी कक्षा में छात्रों को क्या त्रिभुज की रचना संबंधी प्रश्नों को हल करवा रहा है ना। तो वह कक्षा में किस क्षेत्र से संबंधित शिक्षण करा रहा है। देखिए, मापन संबंधी, मूल्यांकन संबंधी, अधिगम संबंधी, संख्या विधि संबंधी। तो आप लोगों को बताना दोस्तों, ये तो आना चाहिए आप लोगों को। तो क्या है, देखिए त्रिभुज में मापतोल रहती है ना, तो दोस्तों इसका क्या रहेगा आंसर, मापन संबंधी, मापन संबंधी, है ना। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया है, यदि किसी छात्र की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन 2 शिक्षकों के द्वारा कराए जाने पर अलग अलग प्राप्त अंक आते हैं तो परीक्षा में कमी थी, विश्वसनीयता की, वैधता की, वस्तुनिष्ठता की, कठिनाई स्तर की। तो आप लोग ये समझते हैं क्वेश्चन, है ना। और ये आना चाहिए दोस्तों कि यदि मान लो कि एक छात्र की कॉपी है और 2 टीचर अलग अलग तरीके चेक करा दिया है, मान लो एक 20 में से 10 नंबर दे रहा है और एक 12 नंबर दे रहा है, तो उसमें किस चीज़ की कमी थी, ये आप लोग बताना। तो ये है उसका आंसर विश्वसनीयता दोस्तों। क्या है इसका आंसर, विश्वसनीयता की कमी थी, है ना दोस्तों। इसलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर इसलिए ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि जो हमारे वर्णनात्मक क्वेश्चन रहते हैं उसमें अपने मन से भी आंसर के क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हैं, लेकिन वस्तुनिष्ठ में जो सही है उसका ही आंसर देंगे, है ना। तो उस परीक्षा में किसकी कमी थी, विश्वसनीयता की कमी थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है, कक्षा सेकंड में सम संख्याओं और विषम संख्याओं की संकल्पना का परिचय मूर्त या प्रत्यक्ष वस्तुओं का दी गई संख्या का 7 युगलन से क्रियाकलाप द्वारा दिया गया है। इसके पश्चात शिक्षिका ने छात्रों से यह जांच करने के लिए कहा कि वे यह देखें कि नंबर 1, रंगों के डिब्बों में क्रेयॉनों की कुल संख्या सम है अथवा विषम है, उनकी गणित की कॉपी में कागजों के पेजों की संख्या सम है अथवा विषम है, क्रेयॉनों या पेजों की सम या विषम संख्या ज्ञात करने का यह कार्य अधिगम के लिए मूल्यांकन है, अधिगम के लिए पूर्ण रूप से मूल्यांकन, अधिगम के लिए अंत मूल्यांकन है, अधिगम का क्या दिया है, अधिगम का मूल्यांकन है। तो दोस्तों आप लोगों को बताना है, देखिए क्या है इसका, आप लोगों को बताना है क्या है इसका। देखिए क्या दिया है कि गणित की, देखिए क्वेश्चन दिया है गणित में
गणित में सम संख्या और विषम संख्या की संकल्पना का परिचय मूर्त या प्रत्यक्ष वस्तुओं द्वारा दी गई संख्या के साथ युगलन से क्रियाकलाप द्वारा दिया गया। देखिए, सम और सम विषम संख्याओं के एक मतलब एक क्रियाकलाप द्वारा, मतलब सामने जो वस्तुएं हैं ना उनसे दिया गया है, एक जो टीचर हैं उनने दिया गया है ना। उसके पश्चात उन्होंने क्या किया, उसके पश्चात शिक्षिका ने छात्रों को यह जांच करने के लिए कहा कि वे यह देखें कि रंगों की डिब्बियों में क्रियानों की कुल संख्या सम है या विषम है। फिर उसके बाद उन्होंने दिखाया कि उनको देखने के बताना है कि ये सम है या विषम है ना। उनके गणित की कॉपी के पेजों की संख्या सम है अथवा विषम है, तो ये बताना है। यह देखिए, क्रियालाइट पेजों की सम या विषम संख्या ज्ञात करने का कार्य है। ये क्या है, अधिगम के लिए मूल्यांकन। आप पहले उनने अधिगम कराया, सिखाया, फिर उसके बाद उसका मूल्यांकन किया, है ना। तो दोस्तों इसका आंसर क्या रहेगा, अधिगम के लिए मूल्यांकन। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, है ना। तो ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है, यदि समझ में ना आए तो एक बार रिवीजन करके और देख लें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भाग की अवधारणा पढ़ाने के बाद एक शिक्षक कक्ष में गणितीय दीवार का निर्माण करते हैं, है ना। गणितीय दीवार का निर्माण करते हैं और शिक्षार्थियों को 48 घंटे में दिए गए कॉलमों के भाग संबंधी कोई दो तथ्य लिखने के लिए कहते हैं। गणितीय दीवार देखिए अंकित किया है 25/5 बराबर 5, अंकुरण 0/6 0 बबीता और बाबी, है ना। प्रज्ञा ध्रुव सुहन हर्ष, राहुल स्मिता सुनील तुषार, है ना। गतिविधि खालिस्तान में शिक्षक की सहायता कर सकती है। क्या कर सकती है, तो आप लोग बताना दोस्तों। कर सकती है, देखिए शोर मुक्त कक्ष में वातावरण बनाने में, अगले 2 दिनों के लिए शिक्षार्थियों को किसी गणितीय कार्य में व्यस्त रखने में, प्रत्येक बच्चों को अभिव्यक्ति के और एक दूसरे से सीखने के अवसर देने में, शिक्षार्थियों द्वारा सीखे गए तथ्यों और संख्या का रिकॉर्ड रखने में। दोस्तों आप लोगों को बताना है इसका आंसर क्या हो सकता है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो सकता है दोस्तों, आप लोगों को बताना है। तो इसका आंसर देखिए क्या है, देखिए शोर मुक्त कक्षा का ये वातावरण ये तो है नहीं है। अगले 2 दिनों के लिए विद्यार्थी, ये भी गलत है। प्रत्येक बच्चों को अभिव्यक्ति और एक दूसरे से सीखने के अवसर दिए जाते। देखिए अवसर की बात हो रही है ना, प्रत्येक बच्चे की बात हो रही है और प्रत्येक बच्चे का अवसर की बात हो रही है, तो ये ऑप्शन सही है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, मानसिक गणित संबंधी गतिविधियों महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह निम्नलिखित में से किसी एक के अवसर उपलब्धि कराती है ना, कि एक के अवसर उपलब्ध कराती है। मानसिक संगणना संबंधी प्रक्रियाओं का विकास क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से संख्याओं के परिकलन के बीच संबंधों की पहचान करने की कोशिश करता है, ठीक है। पेपर पेंसिल का उपयोग करते हुए कक्षा में प्रक्रियाओं को सीखने में निपुणता प्राप्त करना, ठीक है। कलन विधि एल्गोरिथम को सीखने में निपुणता प्राप्त करना और कम समय में अधिक संख्या समस्याओं का अभ्यास कराना, परिकलन में विशुद्धता के साथ उसकी गति को बढ़ाने और परीक्षा में उसके निष्पादन के सुधार करने में मदद करना है। तो दोस्तों आप लोगों को बताना है क्या है इसका आंसर। तो देखिए दोस्तों क्या पूछा, पहले एक बार और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन पूरा मानसिक गणित संबंधी गतिविधियां महत्वपूर्ण है। देखिए मानसिक मतलब जो मस्तिष्क में है ना, अपने आप में करते हैं ना दिमाग में, क्या यह निम्नलिखित में से किसी एक अवसर पर उपलब्ध कराती हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मानसिक गणना संबंधी प्रक्रियाओं का विकास क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से संख्याओं के परिकलन के बीच संबंधों की पहचान करने की कोशिश करता है, इस तरीके का। देखिए जब हम मानसिक क्रिया आती हैं, जैसे मान लीजिए मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे पहाड़े आप लोगों को याद करवाए जाते हैं, टेबल याद करवाई जाती है। जब टेबल की आवश्यकता पड़ती है तो हम फटाक से लिख देते हैं, 15 छिक्का बोल दिया तो 15 15 5 75, 15 छिक्का 90 है ना, ऐसा मतलब 15 छिक्का 90, 17 छिक्का 102 ऐसे बोल दिया। तो इनका क्या करेगा वो मान से और पहले उस पहचान करने की कोशिश करने के लिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा ये पार्ट है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन थे, है ना, जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ गणित पेडागोजी से संबंधित। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो उसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हाँ दोस्तों, और यदि आप लोग अपना सिलेक्शन पक्का करना चाहते हैं तो दोस्तों चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों।